हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। नया रॉ चीफ और मार्कोस का अंत। इशिका ने आए हुए हमलावरों को डेथ गॉड बांस की मदद से खत्म कर दिया था, तो दूसरी ओर मार्कोस को शौर्य अरब सागर में डुबकी लगवा रहा था। वहीं पर विराज और शेरा एक दूसरे के साथ बैठकर दारू का मजा ले रहे थे। बाकी एजेंट्स भी निश्चिंत होकर सेफ हाउस पर बैठकर मार्कोस की हालत लाइव देख रहे थे। इस वक्त हर किसी के चेहरे पर डर, आश्चर्य और उत्सुकता के मिश्रित भाव थे। डर इस बात का था कि शौर्य, जिसे लोग मौत का देवता के नाम से जानते थे, वह कितना खतरनाक था। उसने बिछाई हुई लाशें इस बात की गवाही दे रही थी। आश्चर्य इस बात का था कि वह हवा में उड़ सकता है, बिल्कुल सुपरमैन की तरह, और उत्सुकता इस बात की थी कि शौर्य आगे मार्कोस के साथ क्या कर रहा है। तभी शेरा विराज से बोला, क्या शौर्य का दिल आलिया पर आया है क्या, जो उससे इतना चिपक रहा है? अगर आलिया के परिवार को अगर ये पता चलेगा तो क्या शौर्य उन्हें झेल पाएगा भी? ये सुनकर विराज को गुस्सा आया और बोला, आलिया का परिवार हो या किसी और का, वो शौर्य के सामने टिक नहीं सकते। क्या आनंद साहू गीतांजलि कॉरपोरेशन से टक्कर ले सकता है, जो भारत के सरकार को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी झुकाने की ताकत रखती है? इतना ही नहीं, मेरा अग्निहोत्री परिवार भी तो उसके साथ है। हम चाहे तो पूरे साहू ग्रुप को ओडिशा से उखाड़कर बाहर फेंक सकते हैं। विराज की बात सुनकर शेरा एकदम शांत हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके साथ आलिया की सगाई हुई है, अजीत मिश्रा की, जो एक पावरफुल नेता है उत्तर प्रदेश का। ये सुनकर विराज हंसने लगा और बोला, मिश्रा खानदान वाले क्या महाराष्ट्र में अग्निहोत्रियों से टकराने आएंगे भी? उन्हें पता होना चाहिए कि सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिले में रॉयल फैमिलीज की कितनी चलती है। हम चाहे तो एक झटके में सरकार गिरा सकते हैं। और यहाँ तो शौर्य की बात चल रही है, क्या वो अजीत उसके सामने खड़ा भी रह पाएगा जब शौर्य सीरियस हो जाएगा तो? ये सुनकर शेरा के भी कान खड़े हो गए। उसने अपनी थूंद को निगला और स्क्रीन पर शौर्य को देखने लगा। इतनी देर से वे लोग आलिया के गले में लगे बटन कैमरा से सारा मंजर देख पा रहे थे। इधर शौर्य आलिया को अपने बेहद करीब कमर से पकड़कर हवा में खड़ा था। आलिया ने भी शौर्य के गले में हाथ डाला था और अपने पैरों को उसके अगल बगल से फोल्ड कर दिया था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आलिया शौर्य के गोदी में बैठी हो। लेकिन इस रोमांटिक घटना में एक काला कौवा बार बार अपनी आवाज निकालकर परेशान कर रहा था। और समय समय पर शौर्य उसे पानी से बाहर निकालता, फिर उसे ऊंचाई से पानी में पटक देता। इस वक्त शौर्य मार्कोस को सिर्फ जीवित रख रहा था। इसके अलावा शौर्य उसे हर तरह का दर्द दे रहा था जिससे उसका अंग खराब हो जाए। कुछ देर तक रात के अंधेरे में मार्कोस को सबक सिखाने के बाद शौर्य विराज की लोकेशन को ट्रैक करके उसके पास चला आया। शौर्य जब ऑफिस पर पहुंचा तो उसने मार्कोस को किसी कुत्ते के पीले की तरह सबके सामने फेंक दिया। आलिया, जो अभी तक शौर्य से किसी ऑक्टोपस की तरह चिपकी थी, शर्माते हुए उससे दूर हो गई और शौर्य को गुस्से से घूरने लगी। मानो कह रही हो, पिछली बार तलवार पर खड़ा करके मुझे घुमाया था, पर इस बार गोदी में उठाया। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? तभी बाकी सारे एजेंट्स ने बाहर आकर मार्कोस को देखा तो उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके शरीर का हर एक हिस्सा लगभग खराब हो चुका था। शौर्य ने सभी के सामने मार्कोस के सिर पर जाकर अपना हाथ रखा और फिर कुछ सेकंड्स के बाद उसे फेंक दिया और गुस्से से बोला, इशिका को कांटेक्ट करो, उसकी जान खतरे में है। लेकिन तभी इशिका बलवंत और कृतिका को लेकर वहीं पहुंच गई। जब शौर्य ने इशिका को देखा तो वह समझ गया कि डेथ गॉड ने आज उसका काम सही से किया है। तभी शौर्य की नजर बलवंत पर पड़ी। शौर्य ने उसके पास जाकर उसे उसके गले से पकड़कर उठाया और बोला, गद्दार इंसान, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तेरे कारण एक पूरी जनरेशन खराब हो चुकी है। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तभी कृतिका ने शौर्य के पैर पकड़े और बोली, सर प्लीज उन्हें मत मारिए, मैं आपसे उनके जान की भीख मांगती हूँ। प्लीज सर, उन्हें जाने दीजिए। जब शौर्य ने अपने पैरों पर गिड़गिड़ा रही कृतिका को देखा तो उसने बलवंत को दूर फेंक दिया और गुस्से से मार्कोस के पास गया। उसने ना आव देखा ना ताव और मार्कोस का एक हाथ झटके से कंधे से उखाड़कर फेंक दिया और दांत पीसते हुए बोला, तुझे बड़ा अच्छा लगता है न जब कोई पाप करता है तो? ले फिर आज वही सलूक मैं तेरे साथ करूंगा। बच सकता है तो बचकर दिखा।
इतना कहकर शौर्य ने उसका दूसरा हाथ भी कंधे से उखाड़ दिया। तुम्हें बड़ा मजा आता है न जब मासूम छोटी बच्चियां रोती है, जब तू उन पर अपनी हैवानियत को आजमाता है तो देख फिर मेरी हैवानियत। इतना कहकर शौर्य ने उसकी दोनों जांघों के बीच अपना घुटना दे मारा। उसकी लात इतनी भरी थी कि उसका अंग कछुंबर की तरह पिचक गया। कुछ ही देर में उसकी चिंख पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगी। शौर्य फिर भी नहीं रुका, उसने उसके बाल पकड़े और अपना एक पैर माकोस के पैर पर रखा और उसे जोर से दबा दिया। ऐसा करते ही उसकी हड्डियां चूर होने लगी और उसकी चीखें एक बार और गूंज उठी। शौर्य ने फिर उसके दूसरे पैर को भी उसी तरह तोड़ दिया। शौर्य की हैवानियत एकदम अलग लेवल पर थी और इस बार माकोस की आवाज निकलना बंद हो गया था। माकोस अब बस अपने आंसू बहा रहा था। उसकी हालत देख सभी एजेंट्स को उस पर दया आने लगी, पर उन्हें माकोस के काले कारनामे अच्छे से पता थे, इसीलिए वे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। खून में सने माकोस को शौर्य ने ऐसे ही फेंक दिया और अपने मोबाइल से माकोस की मेमोरी में से मिली इंफॉर्मेशन विराज को ट्रांसफर कर दी। पूरा ऑफिस मतलब उनका सेफ हाउस एकदम शांत था। कृतिका के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने ऐसा भयानक मंजर तो फिल्मों में भी नहीं देखा था जो उसने आज यहाँ देखा था। दूसरी ओर बलवंत ने तो अपनी पैंट पहले ही गीली कर दी थी, जो उसे खुद को पता नहीं था। शौर्य ने जब अपने गुस्से को शांत किया तो उसने एक गहरी सांस ली और मन में ही सिस्टम से बोला, सिस्टम लगता है मुझे अपने फाइनल बैटल के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस दुनिया के हर बुरे के पीछे कली है जो इन मासूम इंसानों को मैनिपुलेट कर रहा है। हमें जल्द ही उसका खात्मा करना पड़ेगा। शौर्य की बात सुनकर सिस्टम ने बस हाँ कहा और वह कुछ नहीं बोली। इस वक्त सिस्टम अब सिर्फ इस बारे में सोच रही थी कि शौर्य इतना कैसे बेरहम हो सकता है। उसे युद्ध का देवता चुनने में कोई गलती तो नहीं हुई। ये हैवानियत का जवाब हैवानियत से देता है, फिर इसमें और उन हैवानों में क्या अंतर रहेगा। तभी उसके पास बैठी तलवार बोली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कलयुग है, यहाँ पाप को मिटाने के लिए पापी बनना पड़ता है। तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि समरलोक में ये अपना जीवन कैसे बताएगा। इसकी हरकतें देखकर तो मुझे लगता है कि वहां जाने पर ये अकेला उस अंत के कगार पर दुनिया को एक ही झटके में धकेल कर उसका अंत कर देगा। ये बात सुनकर सिस्टम भी अब सोच में पड़े थी। अपने मेंटल स्पेस में सिस्ट और तलवार की बातों से अनजान शौर्य फिर एक बार मुस्कुराते हुए आलिया की तरफ मुड़ा और उसे एक बार फिर कमर से पकड़कर अपने पास लाया। इससे पहले कि आलिया कुछ समझ पाती, शौर्य ने उसे पकड़कर उसके गालों पर एक किस कर दिया। उसके बाद वह तेजी से वहां से हवा में गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह जब सूर्यदेव पूरी तीव्रता से सुबह की धूप को बिखेर रहे थे, तब शौर्य की आंख खुली। शौर्य ने अपनी आंखों को मसला और फिर उठकर नहाने चला गया। कल रात के कारनामे की वजह से उसके शरीर से माकोस के खून की गंध आ रही थी, भले उसके कपड़ों से सारे दाग जा चुके थे। दूसरी ओर सारे एजेंट्स ने पूरी रात अपने सेफ हाउस पर बिताए और सुबह वे लोग अधमरे माकोस को लेकर रॉ के हेड ऑफिस दिल्ली के लिए निकल गए। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। आखिर आज फिर एक बार शौर्य ने आकर माकोस को पकड़ा था। मगर जब शेरा और आलिया ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माकोस की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वह अब एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं था। रॉ के नए चीफ एक 50-52 साल के ऑफिसर थे, जो कि भारत की एजेंसियों में चिता के नाम से जाने जाते थे। उनका नाम था कैलाश पासी था। आज वे भी अपने ऑफिस में बैठकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उनके चीफ बनने के बाद आज पहली बार शौर्य ने किसी मिशन में पार्टिसिपेट किया था। दरअसल रॉ शौर्य को एक स्पेशल एजेंट के तौर पर मानती थी। उसे ब्रह्मास्त्र की तरह देखा जाता था। जब शेरा और आलिया माकोस को चीफ के सामने लेकर आए और उसे पत्तियों में बंधा वैसे ही कुर्सी पर रखा तो उसे देख चीफ की आंखें बाहर आ गई, क्योंकि इस वक्त जो माकोस उनके सामने था, जिसे अरब सागर का राजा माना जाता था, वह एकदम बेबस और लाचार नजर आ रहा था। ऐसी हालत में तो कोई भी देश उसे नहीं लेगा। चीफ इस वक्त उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक सामान की तरह देख रहे थे और फिर बोले, अरे अब इसे कौन लेगा हमसे, ये साला तो पहले ही मरने की कगार पर है। इतना कहते हुए चीफ ने अपनी पिस्तौल निकाली और 5 गोलियां माकोस के शरीर में दाग दी। इसे देख शेरा और आलिया एक दूसरे को और फिर चीफ को देखने लगे। तभी चीफ बोला, ये साला किसी काम का नहीं था तो क्या फायदा अब इसका, जाओ इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो। तभी शेरा बोला, चीफ क्या आपको इससे इंटेल नहीं चाहिए थी क्या? ये सुनकर चीफ का चेहरा काला पड़ गया। वे दौड़ते हुए गए और माकोस की लाश को हिलाकर उसे जिंदा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन माकोस अब तक नर्क सिधार चुका था।
तभी आलिया ने अपना सिर पीट लिया और बोली, एक तो ये पागल हमारा चीफ बना है और वो दूसरा स्पेशल एजेंट बन बैठा है। दोनों भी लोगों को ऐसे मरते हैं जैसे इनकी जान की कोई कीमत ही ना हो। तभी शेरा ने चीफ के कंधे पर हाथ रखा और एक पेन ड्राइव उनके हाथ में थमा दी और बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था, इसीलिए मैंने विराज से ये इन्फॉर्मेशन इसमें कॉपी कर ली थी जो उसे शौर्य ने दी थी। चीफ ने पेन ड्राइव हाथ में पकड़ा और तुरंत दौड़कर अपने लैपटॉप पर उसे खोल लिया। उन्होंने एक एक इन्फॉर्मेटिव को ध्यान से पढ़ा और उनकी आंखें चमकने लगी। इधर शौर्य भी अपने घर में नाश्ता करने के लिए बैठा था। उसने खाते हुए चीफ को यानी पुराने चीफ को जो उसके साथ रहते हैं उन्हें कल रात की घटना शॉर्ट में समझा दी। जब उन्होंने इसे सुना तो वे बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश मेरे शेर, तूने एकदम मर्दों वाला काम किया है। अगर आज मैं ऑन ड्यूटी होता तुझे 2 मेडल जरूर देता। देखा आपका दिल कितना बड़ा है, लेकिन वो नया रॉ चीफ, उसने तो अभी तक मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। जब नए रॉ चीफ की बात आई तो दादाजी ने मुंह बनते हुए कहा, उसकी और तुम्हारी कुंडली इतनी ज्यादा मैच होती है कि क्या कहे, उसके जितना अग्रेसिव कोई नहीं है। वह एक घाव 2 टुकड़े के नियम पर चलता है। जब वह मिशन लीड करता है तो हमें कभी भी कोई टारगेट जीवित नहीं मिलता। वो हर टारगेट को किसी कीड़े मकोड़े की तरह देखता है और उसे उसकी जान की कीमत किसी कीड़े से भी कम लगती है। और वो अपने टारगेट को उसके कर्मों की सजा बड़ी ही अजीब तरह से देता है। टारगेट के कर्मों के अनुसार वह उन्हें मारता है। दादाजी की बात सुनकर शौर्य को लगक मानो वो उसके बारे में ही बोल रहे हो। शौर्य ने फिर सोचते हुए कहा, इसमें गलत क्या है, कोई भी क्रिमिनल जीने के लायक नहीं होता। अगर वह अपना गुनाह होशो आवाज में करता है, ऐसे लोगों को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए आप बलवंत सेन को ही ले लो, बंदे को जब उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने उस जहर के धंधे से खुद को बाहर किया। यानी यहाँ उसे गिल्ट था उसके गुनाह का, तो ऐसा आदमी सुधर सकता है। लेकिन मार्कोस को देखो, उसे तो मैंने अपनी ताकत भी दिखाई थी, मगर वह इतना ढीठ था कि उसने उल्टा मुझे ही धमकी दे डाली। मन तो कर रहा था कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मछलियों के लिए खाना बना दूं, लेकिन क्या करे, पहली बार मुझे शेरा ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उसे जिंदा रखना है तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब दादाजी ने उसे सुना तो उनके माथे की नसें फड़फड़ाने लगी। तभी उनकी बहू ने उन्हें रोक लिया और लंबी सांस लेने के लिए कहा। तभी दादाजी को एहसास हुआ कि उनके पोते भी अब शौर्य से सीख रहे हैं, मतलब इसके बाद 2 और इसके जैसे लोग उनके घर में आ जाएंगे। इसे सोचकर ही उन्हें डर लगने लगा था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए इशिका और विराज नीचे आए। उनकी आंखों के नीचे बने काले घेरे साफ बता रहे थे कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है और ऊपर से विराज भाई का माशा भी नहीं उतरा था। ये देख दादाजी बोले, अरे भाई, तुम दोनों के 12 क्यों बजे हैं आज? क्या हुआ रात को ऐसा कि तुम्हारी ये हालत हुई है? ये सुनकर दोनों ने अपनी उंगली शौर्य के ऊपर तान दी। इसे देख दादाजी हंसने लगे। उन दोनों ने अपना मुंह लटकाए और खाना खाने बैठ गए। ये देखकर शौर्य ने 2 बोतल आध्यात्मिक पानी उनके सामने रखा और बोला, हमारा काम 12 बजे तक पूरा हुआ था, लेकिन तुम दोनों को किसने कहा था कि रुककर बाकी लोगों के साथ मिलकर इतनी शराब पियो कि तुम्हें मुझे उठाकर यहाँ लाना पड़े? शौर्य का ताना सुनकर दोनों ने टेबल पर रखे चम्मच उठाए और उसे शौर्य को फेंक कर मारा। फिर गुस्से में इशिका बोली, तुम्हें कौन सा उन लाशों की शिनाख्त करनी थी जिनका एक भी अंग सही सलामत नहीं था? और उसकी रिपोर्ट भी हमें तैयार करनी पड़ी रात भर बैठकर। तभी शौर्य कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इसका मतलब कल रात आप दोनों एक ही कमरे में सो गए थे? जहां तक मुझे याद है भाई तो बेड तक पहुंचा नहीं था और आप बेड पर आधी और जमीन पर आधी थी। तो आप ऐसी ही अपनी रिपोर्ट बनाते हो? ये सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो गए थे। अब बस उन्हें यहाँ से भागने का मन कर रहा था। क्या शौर्य का अगला निशाना कली है या फिर कोई और? क्या अग्निहोत्री परिवार समय पर पहुंच पाएगा आज घर? इतने सारे लोगों को कहां रखेगा शौर्य? क्या कोई और भी आने वाले हैं इस पार्टी में?